फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा धर्माज के आईपीओ के बारे में। स्टार्ट करेंगे कंपनी की इंट्रोडक्शन से। कंपनी काफी पुरानी नहीं है, कंपनी 7-8 साल पुरानी ही कंपनी है और कंपनी के जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफी डाइवर्स है। प्रोडक्ट लाइन में इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स जैसे प्रोडक्ट आते हैं। ये बेसिकली फार्मर्स को क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करती है और कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 से भी ज्यादा कंट्री में होते हैं। अब बात करेंगे कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी का जो आईपीओ है वो 250 करोड़ के करीब है, जिसमें से फ्रेश इशू 216 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 35 करोड़ का है। कंपनी का जो मार्केट कैप है आफ्टर लिस्टिंग 801 करोड़ के करीब होगा। तो हम बात करते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए भी 55,000 शेयर्स दे रही है, जिसमें 5% डिस्काउंट मिलेगा उनको। और कंपनी जो कि है इशू ओपन करेगी 28 नवंबर को और अपना इशू क्लोज करेगी 30 नवंबर को। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 31% से डिक्रीज होगा और पब्लिक का जो स्टेक है वो 31% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो 35 करोड़ है वो जाएंगे प्रमोटर्स के बाद और बाकी जो अमाउंट बचता है वो जाएगा कंपनी के पास, जो कि कंपनी अपने प्लांट को बनाने में अपने डेट को कम करने के लिए यूज करेगी। अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं 2019 से लेके 2022 में काफी अच्छे हुए हैं। एसेट्स 170 करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, रेवेन्यू 250 करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ 72 करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स कि कंपनी जो कैश फ्लो है काफी अच्छे दे रही है और जो एक्सपेंस है काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो 20 करोड़ से ऑलमोस्ट 50 करोड़ हो गई हैं, जिससे कि पता चलता है कंपनी ने काफी ज्यादा उधारी ली है और कंपनी की नेटवर्थ भी काफी ज्यादा बढ़ी है। कुछ 3 साल में कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 10 करोड़ से सीधा 101 करोड़ तक पहुंची है। अब बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के पिछले 3 साल में 42% से भी ज्यादा है। डाइवर्स पोर्टफोलियो होने से कंपनी का रिस्क काफी कम हो जाता है। कंपनी की जो R&D कैपेबिलिटीज है वो इस सेक्टर में काफी अच्छी है, क्योंकि इस सेक्टर में क्या होता है, जितना डाइवर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट आप डिलीवर करोगे उससे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हो जाते हैं। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी एक्सटेंसिव है। ये B2B और B2C दोनों में डील करते हैं, जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होते हैं। कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर्स के साथ काफी अच्छा है। इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो जिससे ये कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट गेन कर पाते हैं। कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अब बात करेंगे कंपनी के रिस्क के बारे में। कभी भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव्स भी देखते हैं और उसके नेगेटिव्स भी देखते हैं। तो अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। डेटर्स डे। डेटर्स डे होते हैं कितने दिन में हम लोगों से पैसे लेते हैं। तो कंपनी के जो डेटर्स डे हैं वो 62 से 80 में इंक्रीज हुए। ये बेसिकली कंपनीज अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करती हैं। कई बार देखा जाता है कंपनी जब भी आईपीओ लाती है तो अपने रेवेन्यूज को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाती है और अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करने की कोशिश करती है। तो कंपनी के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म नहीं है। फर्टिलाइजर कंपनीज लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जिससे कि उनका कंसिस्टेंट रेवेन्यू और सेल्स फिगर मेंटेन हो पाता है। बट इनकी जो रेवेन्यू फिगर्स हैं वो काफी फ्लक्चुएट हो रही है पिछले कुछ क्वार्टर में। तो इससे देखा जाता है कि जिस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं होते कस्टमर्स के साथ, उसमें क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। क्या पता चले कि जब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है तो कस्टमर्स एक प्रोडक्ट पे लायबल हो जाता है, उसको खरीदना ही पड़ता है। बट जब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं होते तो कस्टमर हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट को कम कंज्यूम करे। तो सबसे जो चीज मुझे लगी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल इंडस्ट्री है, अगर ज्यादा रेन हो जाती है तो इनके जो रेवेन्यूज होते हैं वो काफी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इनका जो बिजनेस है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। कंपनी के प्रमोटर्स पे काफी लिटिगेशंस हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे कंटिजेंसीज हो सकती हैं। कंपनी का जो डेट है कुछ सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि काफी बेकार चीज है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं वो इंटरेस्ट के थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कम हो जाते हैं।
अब बात करते हैं कंपनी की रेशियोज के बारे में। तो मार्च 2022 में कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 40% से भी ज्यादा है, और कैश कन्वर्जन साइकिल काफी कम हुई है कंपनी की। कैश कन्वर्जन साइकिल्स जब कम हो जाती है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कम से कम टाइम पे जो ये कंपनी है अपने कस्टमर्स को से पैसा लेती है और लेट से लेट अपने सप्लायर्स को पेमेंट करती है। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी काफी अच्छा है, बट प्राइस टू बुक रेशियोज काफी ज्यादा है पीएस के मुकाबले। इनके जो पीएस हैं वो भारत रसायन, श्रद्धा क्रॉप केम जैसे कंपनीज हैं। अब बात करेंगे 2022 की फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी 34% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.28 से भी ज्यादा है, और अर्निंग पर शेयर 11% से भी ज्यादा है। कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, और 2022 में इनके 60 करोड़ से भी ज्यादा रिजर्व्स थे, और कंपनी की नेटवर्थ में भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया है। कंपनी की नेटवर्थ 82 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और इसके फ्यूचर की जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो मैं इस कंपनी में बोथ रिटेल और एचएनआईज की कैटेगरी में दोनों में अप्लाई कर रहा हूँ।